नमस्ते एवरीवन। यूनिट नंबर 4 संप्रेषण के विविध रूप पढ़ेंगे अपन BSDLA 137 BAG सेकेंड ईयर। देखो, अब तक इस किताब के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। संप्रेषण के मूल तत्व पढ़ लिए, वहां से एक सवाल आना बिल्कुल तय है। और फिर यूनिट नंबर 2 में हमने संप्रेषण संप्रेषण के दो रूप देखे। एक तो लिखित स्वरूप जो साहित्यिक विधाओं में प्रयोग होता है, और दूसरा उच्चरित रूप। फिर मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, आंगिक संप्रेषण जिसके अंदर हाव भाव समझाए और एक आंगिक भाषा समझाई। अब तक ये पढ़ चुके हैं इस किताब के अंदर। आज हम देखेंगे संप्रेषण के विविध रूप। इसमें मैं आपको साक्षात्कार, ठीक है, बहुत संप्रेषण कई तरह के होते हैं। साक्षात्कार, इसमें दो व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। संवाद, संवाद का मतलब होता है किसी से भी बात करना, जैसे कि घर पर ही किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है तो वो संवाद हो गया। सामाजिक आदान प्रदान, ये भी संप्रेषण का एक रूप होता है। सामाजिक आदान प्रदान में आप ये देखो कि कोई दूसरे संस्कृति का व्यक्ति किसी दूसरे संस्कृति के व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान कर रहा है तो वो भी एक संप्रेषण का रूप कहलाता है। सामाजिक आदान प्रदान, संवाद और साक्षात्कार, तीनों में से टिप्पणी लिखना आ सकता है कि संवाद पर टिप्पणी लिखो, साक्षात्कार पर, या फिर सामाजिक आदान प्रदान पे। तो इस चैप्टर में अपन तीनों को समझने वाले हैं और आज ही ये चैप्टर है मैं फिनिश कर दूंगा। देखो, प्रस्तावना में पढ़ता हूं। इस इकाई से पहले अपन संप्रेषण के मूल तत्व समझ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, और फिर मैंने आपको संप्रेषण के उच्चरित और लिखित रूपों को बताया। साथ ही साथ आंगिक भाषा का भी परिचय अब तक प्राप्त हो चुका है। इसमें अपन साक्षात्कार, सामाजिक आदान प्रदान और संवाद को समझेंगे, ठीक है। जब से मानव समाज अस्तित्व में आया, या यूं कहें जब से धरती पर जीवन अस्तित्व में आया, तब से प्राणी जगत के बीच में संप्रेषण जारी है। देखो, पशु पक्षी तो करते हैं अपनी भाषा में संप्रेषण, तो संप्रेषण का उपयोग पशु पक्षी भी करते हैं। मानव के अस्तित्व में आने से उसने बोलने की क्षमता का विकास किया, उच्चरित भाषा का विकास किया। सबसे पहले तो जब सभ्यता का विकास हुआ तब इंसान ने सबसे पहले बोलना सीखा, उसके बाद में उसने लिखना सीखा लिपि के माध्यम से। और लगातार है संप्रेषण का, लगातार आज के टाइम पे प्रसार हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट आ चुका है और इंटरनेट से दुनिया जुड़ गई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्ति से बातें की जा सकती है, मौखिक और लिखित रूप में। तो संप्रेषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इंसान की विकास यात्रा में उसने सबसे पहले उच्चरित भाषा सीखी, उसके बाद में लिखित भाषा सीखी, और आजकल इंटरनेट आ चुका है तो उसी लिखित और उच्चरित भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसे कि काफी सारे लोग फ्रांस की भाषा सीखने में उत्सुक हैं, काफी सारे लोग जर्मन सीखते हैं, काफी सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। तो लगातार है संप्रेषण का लगातार प्रसार हो रहा है। देखो, संप्रेषण के 3 रूपों पर अपन विचार करेंगे, साक्षात्कार पर, संवाद पर और सामाजिक आदान प्रदान पर। ये 3 रूप है, ठीक है। साक्षात्कार में क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता इसमें होती है। साक्षात्कार विशुद्ध रूप से भी व्यावसायिक हो सकता है, पूरी तरह निजी भी हो सकता है और घरेलू भी हो सकता है, या राजनीतिक भी हो सकता है। और साक्षात्कार का घेरा व्यापक है। साक्षात्कार में एक प्रश्नकर्ता होता है जो किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, और इस प्रकार साक्षात्कार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना शामिल है। जैसे कि आपने किसी कंपटीशन एग्जाम को फाइट किया, जैसे कि यूपीएससी का फाइट किया, उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके बाद में ज्वाइनिंग मिलता है, ठीक है। तो सरकारी नौकरियों के लिए भी इंटरव्यू करवाए जाते हैं, और अगर आप प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं वहां पर भी इंटरव्यू वगैरह होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में, किसी भी संगठन में योग्य उम्मीदवारों को ही लिया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनको बोलना नहीं आता, ठीक है, जिनके पास में नॉलेज की कमी है, उनको नहीं लिया जाता, ठीक है। और घर के अंदर भी नौकर रखने से पहले, ठीक है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि नौकरी के लिए हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए हो। देखो, आजकल तो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाना चाहता है, उसके लिए भी पहले पेरेंट का इंटरव्यू होता है काफी सारे स्कूल्स में, ठीक है। तो आजकल है इंटरव्यू के माध्यम से संप्रेषण का विस्तार हो रहा है। साक्षात्कार ये प्रक्रिया है।
संवाद क्या चीज है? संवाद में मानव जीवन में व्यापक स्थान है। जैसे कि इंटरव्यू में क्या था? इंटरव्यू में मतलब एक सीमित ढांचा था कि मतलब जैसे कि अम, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसमें नाम, पता, ठीक है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, और कुछ नौकरी से संबंधित सवाल जवाब किए जाते हैं कि आपको यही कंपनी क्यों पसंद है, क्यों काम करना चाहते हैं आप। तो सवाल निश्चित होते हैं उसके अंदर, इंटरव्यू में सवाल निश्चित होते हैं इस प्रकार के संप्रेषण में। लेकिन दोस्तों, जहां पर संवाद की बात होती है इसमें कोई ढांचा फिक्स नहीं होता, कोई ढांचा फिक्स नहीं होता, यानी कि बहुत सारे मतलब बातें की जा सकती है। जैसे कि घर के अंदर जब शादी होती है तो काफी सारे मेहमान मिलकर के बातें करते रहते हैं, घंटों घंटों भर तक, पूरे रात भर जगते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक संवाद है, उसका बात करने का कोई ढांचा नहीं है, किसी भी प्रकार की बातें की जा सकती है। तो संवाद में एक चीज याद रखना, साक्षात्कार से ज्यादा इसमें बातें होती है, और इसमें इसमें भी कम से कम दो व्यक्तियों की तो आवश्यकता पड़ती है। संवाद में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि 20 लोग, 50 लोग। साक्षात्कार में 2 या 5 लोग, 10 लोग, इतने हो सकते हैं, ठीक है। सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार ये देख लेते हैं क्या चीज है। अब इंसान उठने से लेकर जब वो सोता है तब सामाजिक आदान प्रदान करता है। कैसे? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो छोटे बच्चे को काफी उनकी मम्मी है वो गुड मॉर्निंग कहती है, काफी मम्मियां उनके माथे को चूमकर शुभ प्रभात की शुरुआत करती हैं, ठीक है। और रात में सोने से पहले खुदा हाफिज या फिर गुड नाइट, ठीक है, शुभ रात्रि, ऐसे कह करके पूरा दिन है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो सामाजिक आदान प्रदान के अपन काफी प्रकार देख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। देखो, एग्जाम में साक्षात्कार पर टिप्पणी लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि साक्षात्कार में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए होते हैं, और साक्षात्कार में 5 सिद्धांत होते हैं। साक्षात्कार के 5 सिद्धांत होते हैं: औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, दो पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषय, प्रश्नोत्तर शैली। तो ये सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब विशेषताएं भी आप कह सकते हो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की। औपचारिक संप्रेषण का मतलब है कि बातें फिक्स होती हैं। जब किसी कंपनी के अंदर नौकरी मांगने के लिए कोई अभ्यर्थी, कोई कैंडिडेट जाता है, तो कंपनी के जो एचआर होते हैं, वो उनसे खास तरह की बातें होती है कि भाई कितना एक्सपीरियंस है, नाम क्या है आपका, कहाँ पर काम कर चुके हो, इस कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि औपचारिक संप्रेषण होता है, और विचार ज्यादा खुले नहीं हो सकते हैं। आप अपने घर की बातें नहीं बता सकते हैं, आप अपने मतलब इधर उधर की बातें नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो बंधा बंधाया ढांचा होता है औपचारिक संप्रेषण का, यही मतलब है। परस्पर संवाद का मतलब होता है कि जैसे कि इंटरव्यू के प्रोसेस में होता है कि मतलब जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो भी इस तरह से प्रश्न पूछे कि अभ्यर्थी को कोई बुरी बात ना लगे, अभ्यर्थी का मजाक ना उड़ाया जाए जो इंटरव्यू वहां पर देने गया है। और जो जवाब देता है वो भी इस तरह से जवाब दे किसी भी बात का कि कोई भी हर्ट ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसे गलत बात ना कही जाए जिससे कि इंटरव्यू जो लेने वाले हैं वो ऐसे बुरा सा मतलब मुंह बना ले, या फिर कह ले कि मतलब सीधा सीधा रिजेक्ट कर दे। तो परस्पर संवाद में अपने को ये लिखना है कि साक्षात्कार में परस्पर संवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अंतर्गत शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है, प्रश्न पूछने वाले को भी ध्यान में रखना होता है और उत्तर देने वाले को भी ध्यान में रखना होता है। दो पक्षों का शामिल होना, तो कम से कम दो व्यक्ति तो चाहिए चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हुआ टेलीविजन के अंदर जो पत्रकार होते हैं वो अपना सवाल जवाब पूछते हैं जनता से, तो कम से कम दो पक्ष तो होने ही चाहिए। गंभीर विषय, इसका मतलब है साक्षात्कार में कोई भी विषय हो सकता है, जैसे कि साहित्य, कला, संस्कृति, खेल कूद, चुनाव, ठीक है। अब देखो साक्षात्कार के मैं आपको टाइप पढ़ाऊंगा अभी। जैसे कि दो लोग बैठे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि हाँ भाई इस चुनाव में कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। तो ये भी एक प्रकार का साक्षात्कार ही है, एक प्रश्न पूछने वाला होता है, दूसरा जवाब देने वाला होता है, ठीक है। आगे प्रश्नोत्तर शैली, ये अगला सिद्धांत है।
साक्षात्कार प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। प्रश्न किसी खास उद्देश्य से पूछे जाते हैं। यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि चयनकर्ता जो सिलेक्शन बोर्ड है वहां पर सिलेक्ट करेगा, उनको पता रहता है कि आप इस नौकरी के लायक है कि नहीं है। तो प्रश्नोत्तर शैली एक इसका सिद्धांत हो गया। ये सारे सिद्धांत 5 सिद्धांत है, ये हमें याद रखने हैं। अब देखो, साक्षात्कार में कितने टाइप आते हैं वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया इंटरव्यू का, नौकरियों के लिए लिया गया साक्षात्कार। ये पहला प्रकार है साक्षात्कार का, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर भी अपन 3 पॉइंट पढ़ते हैं: प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, व्यवसायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं। जैसे कि आईएएस, पीसीएस। पीसीएस का मतलब होता है दोस्तों, राज्य के अंदर जो नौकरियां मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? पीसीएस की नौकरियां। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म हो गया पीसीएस। पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। और आईएएस तो जानते हैं आप, जिला कलेक्टर जैसी नौकरी है। ये प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं मानी जाती है और इसके अंदर जो इंटरव्यू लिया जाता है वो प्रतिस्पर्धात्मक वाले साक्षात्कार के अंदर आ जाएगा। देखो, दूसरे टाइप के लिए होते हैं इंटरव्यू व्यवसायिक सेवाएं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर के लिए लिया गया साक्षात्कार। अब देखो, आईएएस और पीसीएस, इन नौकरी को पाने के लिए आपको जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में पता रहना चाहिए। जैसे कि साहित्य के अंदर पता रहना चाहिए, खेल में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, भारत की सुरक्षा पर आपसे पूछा जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में पूछा जा सकता है, आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, कम से कम 2-4 साल की तो तपस्या चाहिए होती है, तब जाके कोई आईएएस पीसीएस की नौकरी हासिल कर पाता है। व्यवसायिक सेवा, जैसे कि डॉक्टरी के लिए, इंजीनियर की नौकरी पाने के लिए आपको मतलब जीवन के प्रत्येक पहलू नहीं पूछा जाएगा। आपको कोई मतलब नहीं है कि साहित्य में क्या चल रहा है, विज्ञान के अंदर क्या चल रहा है, बस हाँ भाई डॉक्टरी का काम अच्छे से आना चाहिए, डॉक्टरी से संबंधित प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं। और इंजीनियर की नौकरी प्राप्त करने जाते हैं तो वहां पर आपसे केवल आपने कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाई की है, आपने कैसे प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको पूछा जाता है कि भाई गाड़ी वाड़ी में पता है कि कितने टाइप के इंजन होते हैं, ठीक है, इंटीरियर कैसे बनता है, टायर वायर किस तरह से काम करते हैं। बस इस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं व्यवसायिक सेवाओं के अंदर। शैक्षिक सेवा मतलब किसी को पढ़ाना, जैसे कि कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो भी इंटरव्यू लिया जाता है। वहां पर तो बस इतना देखा जाता है कि आप बच्चों को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, आपका नॉलेज कितना है। तो नौकरियों के लिए साक्षात्कार, इसमें भी 3 तरह की श्रेणियां आती हैं: प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायिक और शैक्षिक सेवाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं जैसे कि बैंक की एग्जाम हो गए, है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कि आरबीआई के इंटरव्यू होते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, केवी के भी इंटरव्यू होते हैं, केवी केंद्रीय विद्यालय के। वहां पर दोस्तों आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आप किस तरह से बोल पाते हैं, क्या आप इंटरव्यू जो ले रहा है बोर्ड उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं, क्या आप उनकी भावनाएं तो आहत नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से चीजें वो संतुलन में चलनी चाहिए, तभी जाके नौकरी मिलती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नौकरी उसी को मिलेगी जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा, जिसको ज्ञान होगा, जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में पता होगा, और जो आंगिक और शाब्दिक संप्रेषण है वो अच्छे से कर पाए। जैसे कि जैसे आप बैठे हैं तो आपके कंधे हैं बिल्कुल झुके हुए नहीं होने चाहिए, आपकी जो नजरें हैं वो सभी से आई कांटेक्ट करती हुई चलें। जो आपसे सवाल जवाब करता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि आपने नीचे नजरें गड़ा ली है, सामने वाले को लग रहा है कि देखो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बोल भी नहीं पा रही है ढंग से, तो ये नौकरी क्या करेगी, ठीक है। तो नौकरी में इंटरव्यू देते टाइम तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपकी जो चिन है, ठुडी है, वो सामने की तरफ होनी चाहिए, आपकी नजरें सामने की तरफ होनी चाहिए, और आप एक अच्छे कपड़े पहन के आए जो उस नौकरी के लिए बताया गया है, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र, जैसे कि
स्कूल कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज में आपको प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, तो उसके लिए भी साक्षात्कार होते हैं और यहाँ पर आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। आप विद्यार्थियों को कितना संतुष्ट कर पाते हैं उसकी एक परीक्षा होती है। ठीक है। और आजकल तो जो माँ बाप है उनका भी इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, काफी बड़ी बड़ी स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूलों में तो नहीं होता। ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये समझा कि दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है तभी उसको साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। जैसे कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अभी से उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और उससे पूछो कि आपका नाम क्या है, ठीक है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आपका सपना क्या है? ठीक है? आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप बड़े होकर के क्या बनेंगे? तो इस तरह से जब आप छोटे बच्चे को सवाल पूछोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बचपन से ही ट्रेनिंग ले लेगा इंटरव्यू वगैरह की। और आप खुद कैसे ट्रेन हो सकते हो? देखो, आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि भाई हंसी मजाक नहीं करना है, ठीक है? 10-15 मिनट है, तू मुझसे सवाल जवाब पूछेगी और मैं तुमसे सवाल जवाब पूछूंगी, ताकि जब असली में इंटरव्यू हो तो वहां पर फेल ना हो जाए। ठीक है। तो जीवन में इंटरव्यू का, साक्षात्कार का काफी महत्व होता है। ठीक है। अगर आप में बोलने की काबिलियत है, आप अच्छी चीजों को जनता के सामने रख पाते हैं, किसी व्यक्ति के सामने रख पाते हैं, तो आप एक बहुत महान नेता भी बन सकते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ना सिर्फ आप नौकरी पाएंगे, जबकि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होंगे। बस आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। आपके जो शब्द है ना, वो किसी को आहत ना करें, वो किसी को हर्ट ना करें, किसी की सेंटिमेंट्स को, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें आपके जो शब्द है। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि जो आंगिक संप्रेषण है, वो अच्छे से हो जाए। यानी कि आपके जो शरीर के अंग हैं वो बिल्कुल अनुकूल होने चाहिए इंटरव्यू वगैरह के लिए। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया है, साक्षात्कार के और भी काफी सारे रूप होते हैं, जैसे कि विशिष्ट व्यक्ति, जैसे कि सेलिब्रिटीज होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है काफी बार। कई बार नेता इंटरव्यू देते हैं, मीडिया के सामने आकर कलाकार भी देखते हैं, साहित्यकार भी देते हैं। विवाह आदि संबंध जोड़ने हेतु साक्षात्कार, इसमें क्या होता है, लड़का लड़की से पूछता है, लड़की लड़के से पूछती है, ठीक है, कि कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रखी है शादी करने से पहले। ठीक है। आगे क्या आपके गोल्स रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से वो विवाह वाला भी एक साक्षात्कार होता है। चुनाव आदि के समय साधारण व्यक्तियों से लिए जाने वाले साक्षात्कार, देखो आपने देखा होगा टेलीविजन के अंदर कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जैसे कि आज तक है, जी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, न्यूज नेशन है, ये गांव के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और गांव देहात में भाई जाके पूछते हैं कि भाई अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सब बताते हैं कि अब की बार तो हम तो इनको वोट देंगे क्योंकि इन्होंने ऐसा काम करवाया है, ये हमारे लिए अच्छे हैं। कुछ लोगों को पूछा था पीएम कौन बनेगा, पीएम कौन है देश का, तो वो भी साक्षात्कार की ही श्रेणी के अंदर आएगा। तो बहुत तरह के साक्षात्कार होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक तो प्रतिस्पर्धात्मक नौकरियों के लिए साक्षात्कार, एक व्यवसायिक सेवाओं के लिए साक्षात्कार, एक शैक्षिक सेवाओं के लिए साक्षात्कार, और विशिष्ट व्यक्तियों, राजनेताओं, कलाकारों, साहित्यकारों से लिया गया साक्षात्कार, और विवाह के संबंध में साक्षात्कार। ठीक है। और चुनाव के संबंध में लिया गया साक्षात्कार। मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन में बहुत विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार कई बार आते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री का आ रहा है ना, प्रधानमंत्री का आ रहा है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का आ रहा है कि आपने ये मूवी निकाली है, क्या इस मूवी के अंदर है, तो काफी तरह के होते हैं साक्षात्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक साक्षात्कार वाले संप्रेषण के रूप में पढ़ा है कि कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, और आज के जीवन के अंदर एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए काफी साक्षात्कार होते हैं। ठीक है। कि कोई नेता भी देता है, कोई अभिनेता भी देता है, राइट। कई बार तो माँ बाप का भी इंटरव्यू हो जाता है किसी स्कूल में अपने बच्चे के दाखिला के लिए। और दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ लोग तो इतने ज्यादा फेमस हो गए कि उनका नाम लोग इसलिए जानते हैं कि वो सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि इटालियन पत्रकार ओरियाना कैलेसी, ठीक है, बहुत लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया है, जो साहित्य में काम करते हैं, जो किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है। इसी इसी प्रकार से भारत में आपने सुना होगा जनता की अदालत, ठीक है, या आपकी अदालत, ये तो सुना होगा। ठीक है। आपकी अदालत में मतलब काफी बार तो मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, अलग अलग नेता आते हैं,
और उनसे सवाल जवाब किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए खास लोग भारत के अंदर भी फेमस है, जैसे कि सिमी ग्रेवाल, राजीव धवन और सईद नकवी। काफी सारी इनकी वीडियोस पड़ी हैं। ये लोग दूसरे महान लोगों का, महान सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हैं। इसी प्रकार से काफी सारी जो पत्रिकाएं हैं उसके अंदर साक्षात्कार लोगों का लिखा होता है, जैसे कि हिंदी में मेरे साक्षात्कार। ठीक है, ये एक पत्रिका का नाम था, इसमें काफी सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो कई दिलचस्पी और मतलब एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, दिलचस्प सवाल जवाब पूछे जाते हैं साक्षात्कार में साधारण व्यक्तियों से, जैसे कि गांव के अंदर जा करके गांव वालों से पूछना कि भाई इस बार सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा। तो आजकल टेलीविजन में काफी कुछ चल रहा है। सामाजिक प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। समाज में जैसे कि विवाह, जब शादियां वगैरह रिश्ते होते हैं, उससे पहले लड़के और लड़की का इंटर मतलब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से काफी बातें पूछते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो लड़के और लड़की के जो पेरेंट है वो भी आपस में कई बार मिलते हैं, तो वो सामाजिक प्रयोजन के लिए हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आज के जो वर्तमान जीवन में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण संप्रेषण का रूप नजर आता है। अब सेकंड पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे। तो देखो, संवाद एक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। वास्तव में व्यक्ति जब सुबह उठता है और रात को सोता है तो काफी सारे संवादों से गुजरता है। जैसे कि आप सुबह उठे तो मम्मी से आपने बातें की, वो संवाद हो गया। फिर आपने भाई से की, सिस्टर से की, आप कॉलेज के अंदर गए, ठीक है, ट्यूशन आपने पढ़ा, ये भी एक तरह का संवाद ही है। ठीक है, घर के अंदर आ गए, फिर आप खेल खेलने चले गए, कहीं पर किसी सहेली से बात करने लग गए, तो वो एक संवाद हो गया। रात में सोते टाइम तक अपन संवाद करते ही रहते हैं, जो लोग अपने आसपास होते हैं। तो संवाद के काफी सारे रूप हैं, फिलहाल प्रचलन प्रचलन में है। जैसे कि दो देशों के बीच शिखर वार्ता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए और बातें की, ये हो गया दो देशों के बीच में शिखर वार्ता। साहित्य, कला, संस्कृति के विषयक संवाद, जैसे कि तीन चार लोग बैठ गए। ठीक है, पॉडकास्ट का आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पर काफी सारे पॉडकास्ट है। ठीक है, वो बातें कर रहे हैं साहित्य के बारे में, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, है ना, कितना विकास हुआ है, भारत का कितना योगदान है कला के अंदर। तो वो एक संवाद हो गया। फिर फिल्म, नाटक आदि में सृजित संवाद, जैसे नाटकों और फिल्मों में काफी सारे कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और संवाद स्थापित करते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दो या दो से अधिक विद्वानों का संवाद, काफी सारे मतलब चार पांच वैज्ञानिक बैठ जाते हैं और वो बातें करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का संवाद होगा। व्यक्तिगत स्तर के संवाद, यानी कि दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, काफी देर तक उनके बीच में बातें चल रही हैं कि यार तुम्हारा बचपन ऐसा बीता, मैंने यहाँ से स्कूल की, फिर वहां चला गया मैं, ठीक है, मेरे जीवन के ये लक्ष्य है। तो ये एक संवाद हो गया, काफी देर तक ये सब चलता रहता है। तो इसमें एक एक करके अपन यही पढ़ते हैं कि दो देशों के बीच में शिखर वार्ता है। दुनिया के अंदर आजकल देखा जा रहा है कि एक देश दूसरे देश से अच्छे रिश्ते निभाना चाहता है। तो क्या होता है, एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में चले जाता है कुछ दिन के लिए, वहां पर समझौते करता है, वहां पर रहता है, संधियां करता है उस देश के प्रधानमंत्री के साथ में। ठीक है, ये एक प्रकार का संवाद हुआ। देखेंगे, देखो शिमला समझौता हुआ क्यों था। शिमला शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हैं, ये आपस में भिड़ गई थी। ठीक है, बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का वहां पर काफी अत्याचार हो रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से तत्काल जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, वो थे जुल्फिकार अली खां भुट्टो, और भारत की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये दोनों शिमला में मिलते हैं और बातें करते हैं कि ये जो युद्ध है ये तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जान माल का इसके अंदर नुकसान हो रहा है और किसी तीसरे देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की जो बातें होती है, दो देशों के जो प्रतिनिधि मिलते हैं, नेता मिलते हैं, ये आपका किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, शिखर वार्ता, दो देशों के बीच में शिखर वार्ता वाले संवाद के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों, कैंप डेविड एक प्रकार का सम्मेलन था जिसके अंदर अरब और इजराइल के बीच में जो मुद्दे थे वो सुलझाने की बात की गई थी कैंप डेविड में। शिमला समझौता समझ में आ गया। कैंप डेविड किससे संबंधित है, अरब इजराइल के बीच में हुए मुद्दे से रिलेटेड। ठीक है,
आज फिलहाल भी ये अरब इजराइल वाला ही चल रहा है, ठीक है, फिलिस्तीन आपने सुना होगा। तो इस ये काफी दिनों से ये कहानी चल रही, कैंप डेविड एक सम्मेलन हुआ था। इसी प्रकार से दोस्तों जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया के तीन बड़े नेता मिलते हैं, एक तो स्टालिन मिलते हैं और एक चर्चिल मिलते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और एक आइजन होवर चलते हैं, ठीक है। जब दो देशों या दो से अधिक देशों के पीएम या फिर राष्ट्रपति मिलते हैं, बड़े नेता मिलते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय शिखर के संवाद के अंदर आ जाएगा। दूसरा है साहित्यिक अथा अथवा कला सांस्कृतिक विषयक संवाद। विषयक का मतलब होता है विषय से संबंधित। तो साहित्य पे चर्चा करनी हो, कला पे करनी हो, संस्कृति पे करनी हो, तो काफी बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों साहित्य की बात करें तो आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा और जैनेन्द्र, इन दोनों विद्वानों के बीच में संवाद काफी ज्यादा फेमस है। कई बार रेडियो पर भी काफी लोग बातें करते रहते हैं, ठीक है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में काफी लोगों के इंटरव्यू वगैरह छपते हैं, सॉरी इंटरव्यू नहीं, संवाद छपते हैं, ठीक है। यानी कि दो लोगों के बीच में क्या क्या विचार हैं वो आते हैं। दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में काफी ऐसे समाचार पत्र हैं और बड़ी रोचकता के साथ में संवादों को स्थापित करवाया जाता है। साहित्यिक रचनाओं या फिल्म नाटक से संबंधित संवाद, तो टेलीविजन के अंदर कई काफी सारी कहानियां हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उनके अंदर भी जो पात्र होते हैं वो आपस में बात करते हैं, किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष परिस्थिति में उनके बीच में संवाद स्थापित होता है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान में क्या प्रगति चल रही है दुनिया के अंदर, किस प्रकार की तकनीक आ चुकी है, उस पर काफी विद्वान चर्चा करते हैं और संवाद स्थापित होता है। व्यक्तिगत स्तर पर संवाद, व्यक्तिगत स्तर के संवाद के अनेक रूप जो हम सुबह से रात तक चलते रहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, ठीक है, मित्रों के बीच में, काफी तरह के व्यक्तिगत स्तर पर संवाद चलते रहते हैं। दोस्तों अगर जीवन के अंदर संवाद ना हो, दो व्यक्ति आपस में बात ना करें, ठीक है, तो उनके बीच में दोस्तों मतभेद और गहरे होते चले जाते हैं। अब जैसे कि घर के अंदर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा आम बात है, ठीक है, लेकिन अगर वो बात ही ना करें तो उनके बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंसिंग है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि रिश्ते तब टूट जाते हैं, जैसे कि आपका कोई दूर का रिश्तेदार है या फिर ऐसा दोस्त जो आपके साथ में छोटी क्लास में पढ़ा था, 8th में, 10th में, 12th में, लेकिन जब आप बात ही नहीं करोगे उससे, आप संवाद स्थापित नहीं करोगे उससे, तो वो रिश्ते टूट जाएंगे। अब जीवन है ऐसे नीरस होने लगता है, सूखने लगता है जीवन, ठीक है। तो संवाद होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर राजेंद्र यादव का एक उपन्यास था जिसमें पति पत्नी है वो 9-10 साल तक बोलते नहीं है, ठीक है। अब ये पति पत्नी का रिश्ता फिर नीरस हो जाता है, इसके अंदर कोई दम वाली बात तो रहती नहीं, पति पत्नी कहने को तो पति पत्नी है लेकिन बात ही नहीं करते हैं, तो ऐसे रिश्ते भी मर जाते हैं, मृत माने जाते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर संवाद स्थापित करना जरूरी है। देखो दोस्तों के साथ में ध्यान रखना, एक बात बताता हूँ आज एक अच्छी सी, दोस्तों के साथ में आपके मतभेद हो जाए तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद का क्या मतलब है, जैसे कि भाई उसको कोई सी मूवी अच्छी लगती है, आपने कहा नहीं मुझे तो ये मूवी अच्छी लगती है, ठीक है। अब आप दोनों लड़ने लग गए, तो ठीक है, लड़ाई उसी लेवल तक होनी चाहिए। या उसने कहा कि मैं तो इस नेता को मानती हूं, या मेरी तो ये पार्टी फेवरेट है, या मैं इस खेल को मानती हूं, या मुझे ये कपड़े पसंद है, ठीक है। तो इस तरह के मतभेद है, विचारों में मतभेद चल सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मन के स्तर पर भेद कभी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है, दूरियां बढ़ती हैं और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हाँ, विचार नहीं मिलेंगे आपके, वो बात अलग है, लेकिन मन आपका दोनों का, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो सफल स्तर पर व्यक्तिगत संवाद कौन से माने जाते हैं, जिसमें एक दूसरे की भावनाएं आहत ना हो और संवाद स्थापित होता रहे। वास्तव में मानव संप्रेषण का अन्य प्राणियों के संप्रेषण से भेद इसी बात का है कि इंसान ने स्वयं का खुद का समाज बनाकर सभ्यताओं और संस्कृतियों के निर्माण के साथ रहना सीखा है।
देखो सामाजिक प्राणी तो जानवर भी होता है, वो झुंडों में रहता है ना। लेकिन उसके पास में एक तो लिखने की लिपि नहीं है और एक भाषा नहीं है, ठीक है। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को सहेज के नहीं रख सकता है, लेकिन हम रखते हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, हम उनकी मान्यताओं को मानते हैं, ठीक है। तो हमने इंसान और जानवर में अंतर इतना ही है कि हम सभ्यता और संस्कृति के रखवाले हैं, उसको सहेज कर रखते हैं, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। तो सदियों से पुराना ज्ञान भी इंसान ने सुरक्षित कर लिया है। जैसे कि महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने। और पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने, पंचतंत्र, ठीक है। इसके अंदर जानवरों को पात्र बनाकर उनके बीच में बातें करवाई गई हैं पंचतंत्र में, ठीक है। और दोस्तों जीवन की काफी सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश की गई है। जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानवर बताते रहते हैं, ठीक है। क्या अच्छा है, क्या बुरा। तो दोस्तों अगर हमारे इंसान के पास में लिखित भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो क्या महर्षि वेदव्यास वो लिख पाते महाभारत? और महाभारत का ज्ञान फिलहाल दुनिया को मिल पाता? नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से विष्णु शर्मा भी अपने ज्ञान को फैला नहीं सकते हैं। तो इंसान तो देखो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो बिल्कुल तय है, लेकिन अमरत्व हासिल कैसे किया जा सकता है? शरीर को तो अमर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन नाम को अमर बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने विधवाओं के लिए कोई आश्रम खोल दिया, आपने कहीं पर कोई धर्मशाला खोल दी जहां पर लोग ठहर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई एक ऐसा मतलब कोई स्कूल खोल दिया बच्चियों के लिए, तो आपका नाम अमर हो जाएगा, आपके नाम से वो सारी चीजें हैं चलेंगी। तो शरीर तो नश्वर है, इसका नाश होना तय है, मृत्यु सबको आनी है। लेकिन अमरत्व कैसे हासिल किया जा सकता है? समाज में अच्छे काम करके, अच्छे सामाजिक आदान प्रदान करके। तो लोगों से अच्छे तरह से अपन बातचीत करें, ठीक है। हमारा जो शाब्दिक और जो आंगिक संप्रेषण है वो अच्छे से हो। सामाजिक आदान प्रदान का मतलब बस इतना ही है कि समाज के अंदर रह करके हम समाज को क्या योगदान देते हैं संप्रेषण के माध्यम से, वो हो गया हमारा सामाजिक आदान प्रदान। ये आपके सामने कुछ रूप दे रखे हैं सामाजिक आदान प्रदान के। सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान, सामाजिक संस्कृति रस्मों का, त्योहारों का आदान प्रदान, उच्च ज्ञान साहित्य कला संस्कृति संबंधी आदान प्रदान, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के विभिन्न राज्यों में आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान, व्यवसायिक क्षेत्र का आदान प्रदान। सामान्य शिष्टाचार का क्या मतलब है? जैसे कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी शिष्ट समाज में, मतलब इंसान है वो दूसरों से अच्छे से बातें करता है। जैसे कि जब किसी भी परिवार के अंदर सुबह होती है, तो काफी परिवारों में सुप्रभात बोला जाता है, प्रणाम कहा जाता है, गुड मॉर्निंग से शुरुआत की जाती है, ठीक है। और कई परिवारों में माँ का क्या करती है, नन्हे मुन्ने बच्चे के माथे चूमकर उनके प्रभात को शुभ बनाती है। प्रभात मतलब सुबह है, ठीक है, उनको शुभ बनाती है। तो कई परिवारों में एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि से देखकर ही शुभ प्रभात का आदान प्रदान पूर्ण हो जाता है। जैसे कि बहुत सुबह सुबह, मतलब उठ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार मम्मी है वो बड़ी प्यार से देखती है कि आज तो बहुत जल्दी उठ गई, ठीक है, क्या बात है, पढ़ाई करेगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान है, ठीक है। इसी प्रकार से जब रात्रि होती है तब रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए शुभ रात्रि बोला जाता है, रात अच्छी गुजरे, शुभ रात्रि उसके लिए कहा जाता है। शिष्टाचार संबंधी आदान प्रदान दिन भर चलता रहता है। बच्चे स्कूलों में टीचरों को कहते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, वहां पर एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को बोलता है, राइट। तो इस प्रकार से हम सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान दिन भर करते रहते हैं। और देखो सेना के अंदर एक्चुअल में क्या किया जाता है? सेना के अंदर दोस्तों झंडे के सामने परेड वगैरह करवाई जाती है, तो वो भी सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान हो गया। तो काफी सारे रूप इसके प्रचलित हैं। इसका पहला रूप, बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं, व्यवसायिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं, जैसे कि टाटा परिवार, ठीक है, टाटा परिवार, बिड़ला परिवार, रिलायंस,
है ना? ये सब आपस में बात करते हैं, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? और शेयर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? चांदी कितने भाव हो चुकी है और सोना कितना गिर गया, राइट? इस तरह से जो बातचीत है वो व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले आदान प्रदान में आ जाएगी, ठीक है? तो क्षेत्र और प्रांतों के बीच में आदान प्रदान ये भी समझ में आ गया, जैसे कि तमिलनाडु सरकार और राज्य राजस्थान की सरकार से बात करने की कोशिश करती है। सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों में बस ये त्योहारों के अंदर लोग इकट्ठा होकर के विचार एक दूसरे से साझा करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक आदान प्रदान मानव जीवन का सबसे जरूरी और सबसे सामान्य और सबसे सहज रूप है। और कई बार जाने अनजाने में मतलब ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि ईद के दिन कोई घर पे मिठाई लेके आया तो हम अच्छे से खुशी से बात करते हैं, ठीक है? और इस तरह से हमारा जो जीवन है उसके अंदर रस बना रहता है, जीवन जीने का आनंद आता है। तो आज हमने समझा कि संप्रेषण के विविध रूप, जिसके अंदर मैंने आपको साक्षात्कार के बारे में समझाया, दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम होता है, ठीक है? और दूसरा मैंने आपको संवाद समझाया, घर परिवारों के अंदर होने वाला संवाद, इसके भी काफी रूप है। तीसरा मैंने आपको बताया सामाजिक आदान प्रदान। समाज के अंदर रह करके काफी लोगों से हम जो बातचीत करते हैं वो सामाजिक आदान प्रदान संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि एक मम्मी अपने बच्चे से बात करती है या एक पिता अपने पुत्र से बातें करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर था, यूनिट नंबर 4 BSDLA 137 में ये खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को वापस से देख लेना जब भी आपके पास में टाइम होता है। गॉड ब्लेस।